हालांकि जब इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ ही रहा था तभी बेन स्टोक्स भी ब्रेवो की स्लोअर डिलीवरी पर कैच थमा बैठते हैं और इस तरह महज 110 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका लगता है। क्रिस गेल और डीजे ब्रेवो का ये डांस देखकर अंग्रेजी टीम इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज उन्होंने वेस्ट इंडीज के किन भूखे शेरों से पंगा ले लिया है। वेस्ट इंडीज के इस कोहराम को देखकर अंग्रेजी खेमा कुछ यूं नजर आ रहा था जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। स्टोक्स के बाद वेस्ट इंडीज का सामना करने आते हैं मोइन अली, जो महज एक ही डॉट बॉल खेलने के बाद उसी ओवर में ब्रेवो का शिकार बन जाते हैं। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से कोलैप्स करती हुई दिख रही थी और ईडन गार्डन में बैठे हुए इंग्लिश फैंस इस कदर निराश नजर आ रहे थे जैसे कि उनकी टीम मातम मना रही हो और वो इस मातम का गवाह बनने आए हो। इसके बाद स्टेडियम में सन्नाटा तो तब छा गया जब 15वें ओवर की पहली ही बॉल पर रूट एक स्कूप शॉट खेलने के चक्कर में ब्रेथवेट का शिकार बन गए। इस तरह महज 111 रन पर ही इंग्लैंड टीम के 7 विकेट गिर जाते हैं और टीम अचानक से कोलैप्स कर जाती है। हालांकि इसके बाद डेविड विली ने कैरेबियन बॉलर्स के सामने जिगरा दिखाते हुए उनका डटकर सामना किया और 2 छक्कों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट 21 रन बनाए। फाइनली जैसे तैसे करके इंग्लैंड 20 ओवर तक 155 रन बना लेती है, जो कि फाइनल के हिसाब से ठीक ठाक रन थे, क्योंकि अक्सर टीम्स फाइनल के प्रेशर में छोटे से स्कोर को भी चेस नहीं कर पाती हैं। दरअसल वेस्ट इंडीज को अब T20 फॉर्मेट का किंग बनने के लिए 156 रन बनाने थे। जिस टीम के पास क्रिस गेल, सैमुअल्स, डीजे ब्रेवो, रसेल और ब्रेथवेट जैसे खूंखार और दिग्गज बल्लेबाज हों, उस टीम के सामने 156 रनों का टारगेट बहुत ही कम था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है और इस मुकाबले में भी अभी असली ड्रामा बाकी था और रोमांच चरम सीमा तक पहुंचने वाला था। और अब 156 रनों का पीछा करने के लिए वेस्ट इंडीज की सलामी जोड़ी क्रिस गेल और चार्ल्स मैदान पर आते हैं और दूसरी तरफ पहला ओवर लेकर आते हैं डेविड विली, जो अपनी स्विंग भरी बॉलिंग के चलते वेस्ट इंडीज को पहले ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनाने देते हैं। लेकिन ऑयन मॉर्गन अगले ओवर में एक बड़ी चाल चलते हैं और अगला ओवर जो रूट के हाथों में दे देते हैं। मॉर्गन के इस डिसीजन से इंग्लिश खेमे के साथ साथ वेस्ट इंडीज का खेमा भी हैरान था कि आखिर मॉर्गन इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स पार्ट टाइम गेंदबाज रूट को देखकर लालच में आ जाता है और रूट की पहली ही बॉल पर लंबा छक्का मारने के चक्कर में कैच उठा बैठता है, जिसे बेन स्टोक्स आसानी से पिक कर लेते हैं। इस तरह महज 1 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज अपना पहला विकेट गवा देती है। इसके बाद बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आते हैं मार्लोन सैमुअल्स, जो आज के इस फाइनल में कुछ अलग ही इरादे के साथ मैदान पर आए थे। चार्ल्स के आउट होने के बाद जस्ट अगली ही बॉल पर क्रिस गेल एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर इंग्लिश टीम दहशत में पड़ जाती है, क्योंकि क्रिस गेल वो खिलाड़ी था जो अकेले के दम पर अंग्रेजों को चारों खाने चित करवाने की औकात रखता था। वहीं क्रिस गेल इसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले लीग मैच में सेंचुरी लगाकर आए थे, जिसमें गेल ने महज 47 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था और 183 रन के बड़े स्कोर को सिर्फ 18 ओवर में ही चेस कर लिया था। गेल की ये सेंचुरी T20 की सबसे तेज सेंचुरी थी, जो उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था और गेल के इस चौके ने अंग्रेजों को वही खूंखार पारी याद दिला दी थी जिसे याद कर इंग्लिश खिलाड़ी कांपने लगे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसे स्टेडियम में बैठा कोई भी शख्स मानने को राजी नहीं हो रहा था। दरअसल रूट के इस ओवर की अगली ही बॉल पर क्रिस गेल बड़े शॉट के चक्कर में कैच उठा बैठते हैं, जिसे बाउंड्री पे बेन स्टोक्स लपक लेते हैं और इस कैच का जश्न इंग्लैंड की टीम कुछ यूं मना रही थी जैसे कि उन्होंने इस मैच को लगभग जीत ही लिया हो। वहीं जो रूट अपनी गेंदबाजी के घमंड में चूर हो चुका था और उसका एग्रेशन 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा था। पूरी की पूरी इंग्लिश टीम ग्राउंड के चारों ओर दौड़ते हुए कैरेबियन टीम के विकेट्स को सेलिब्रेट कर रही थी और अंग्रेजों का ये जश्न साफ जाहिर कर रहा था कि क्रिस गेल का खौफ उनके अंदर किस हद तक घर कर चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं लैंडल सिमंस और अब वेस्ट इंडीज की टीम को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए डेविड विली दूसरी ही बॉल पर कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद वेस्ट इंडीज की पूरी टीम खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल तीसरे ही ओवर में सिमंस डेविड विली की बॉल पर LBW हो जाते हैं, जिसके बाद मानो कैरेबियाई खेमे में मौत का मातम सा छा गया हो, क्योंकि महज 11 रनों के स्कोर पर वेस्ट इंडीज अपने तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन का विकेट खो देती है और शुरुआत में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर कर कोलैप्स कर जाती है। वेस्ट इंडीज की इस दशा को देखकर स्टेडियम में बैठे अंग्रेजी फैंस खुशी के मारे झूम रहे थे। वहीं वेस्ट इंडीज के फैंस ट्रॉफी का ख्वाब तो दूर, जीत के करीब पहुंचने तक की भी उम्मीद छोड़ चुके थे। हालांकि वेस्ट इंडीज की तरकश में अभी भी कुछ तीर बचे हुए थे जो कुछ भी कर दिखाने का दमखम रखते थे। इसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड करने के इंटेंशन से ब्रेवो मैदान पर आते हैं, जो सैमुअल्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 5वें ओवर का खेल खत्म होता है तब तक वेस्ट इंडीज का स्कोर महज 22 रन ही होता है। वेस्ट इंडीज जैसी टीम की इतनी धीमी शुरुआत उनके फैंस को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद 7वें ओवर की पहली ही बॉल पर सैमुअल्स भी कीपर को कैच थमा बैठते हैं, लेकिन उस दिन सैमुअल्स की किस्मत भी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि अंपायर्स के आउट देने के बाद भी जब सैमुअल्स ने दोबारा इस कैच को चेक करवाया तब पाया गया कि बटलर ने इस कैच को जमीन में लगने के बाद उठाया है, जिसकी वजह से सैमुअल्स को एक बड़ा जीवन दान मिलता है।
ये कैच ड्रॉप करना इंग्लिश टीम के लिए कितना भारी पड़ने वाला था, इस बात का इंग्लिश टीम को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि सैमुअल्स का कैच जब ड्रॉप हुआ तब तक वो सेट हो चुके थे और 27 रन बना चुके थे। इसके बाद डीजे ब्रेवो और सैमुअल्स मिलकर वेस्ट इंडीज की पारी को संभाल लेते हैं और मैदान के चारों तरफ रन बटोरने लगते हैं। और इस तरह अर्ली विकेट्स गिरने के बाद वेस्ट इंडीज एक बार फिर से इस मुकाबले को बराबरी पर ला देती है। और इस तरह अर्ली विकेट्स गिरने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम एक बार फिर से इस मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देती है। जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 13वें ओवर तक 69 रन होता है, तब इंग्लैंड ब्रावो का भी एक और कैच ड्रॉप कर देता है। अब इंग्लैंड की टीम के चेहरे पर